हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स कुरान। कैसे हो आप सब? सो गाइस, कल आप लोगों का एग्जाम हुआ है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, राइट? सो आज हम डिस्कस करेंगे द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि इसके जो बाकी वाले हैं वो शायद कल शुएब सर ने डिस्कस कर लिए थे। एनवायरनमेंट का सेक्शन नहीं डिस्कस किया था, तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड एक्सेप्ट व्हाट? सो देखो, इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, राइट? अब देखो, वी नो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स, ये तीनों चीजें क्या है आपकी? ये सब की सब आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको फूड से मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, सो प्लाज्मा बेसिकली इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, बट इट इज one of the five states of matter, right? It is solid, liquid and gases, Bose, Einstein and plasma, right? So इसमें obviously which of the following except not पूछा है, so कौन सा वाला नहीं है? So it is plasma, right? So इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा plasma, which is not one of the nutrients which are found in the food, right? Next आता है the module in a solar panel refers to what, right? Is it the series arrangement? Is it the parallel arrangement? Is it both series as well as parallel, or is it none of the above? So this is a very straight away question. इसको याद रखिए, the module in a solar panel refers to both series as well as parallel arrangement of solar cells. ठीक है? और सोलर पैनल्स के ऊपर क्वेश्चन आना बनता भी था, क्योंकि हमको पता है दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, सो सोलर पैनल्स बिकम इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पीएम सूर्य उदय योजना, जो मैंने अपने लेक्चर्स में कवर भी करवाया है, उसके लिए भी आपका सोलर पैनल्स बिकम इंपॉर्टेंट, सो इसलिए सोलर पैनल्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, राइट? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ओके, the question is the phenomena when the radiation absorbed by the atmosphere is re-radiated towards the surface, towards the surface of the earth is known as what? Is it smog, greenhouse effect, Darwin effect or the Newton effect? तो देखो, अब है क्या ये जो इसका आंसर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस एंटरिंग the earth, right? The UV radiations entering the earth and the amount of radiations radiated back, re-radiated, right? वो आपने पढ़ा होगा हीट बजट में, right? अब यही जो आती हैं रेडिएशंस और ये जो बाहर जाती हैं, और हमारे अपर एटमॉस्फेयर में हमारा एक लेयर है ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस ये जो री रेडिएटेड रेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब करती हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही एब्जॉर्ब जो करती है रेडिएशंस, इसी से ही अर्थ के ऊपर एक टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है, राइट? सो अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर मेंटेन्ड रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट? Are the greenhouses bad? Now the question arises. तो याद रखना, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए खराब नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं? ग्रीन हाउस एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है। वो इसीलिए है क्योंकि मोस्टली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, ड्यू टू ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्शंस, ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है उनका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जा रहा है, विच इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। वरना ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, वरना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अर्थ पे। लेकिन इन रेडिएशंस का, इन ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि ये और ज्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो टेक प्लेस हो रहा है, राइट? सो क्या इसका आंसर है? द आंसर इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अप, which of the following pair is a sedimentary type of biogeochemical cycle? Biogeochemical cycle or the nutrient cycle, right? Before getting on to this, we'll discuss some basics first of all, right? तो let me, मेरे को notes पे जाने दो, क्लियर पे जाने दो, right? डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। देखो, बायोजियोकेमिकल साइकिल, राइट? इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है? सबसे पहला आ गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन टाइम पीरियड,
बेस्ड ऑन टाइम पीरियड या फिर बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट पीरियड, कि कितनी जल्दी ये रिप्लेस हो जाती हैं, कितना लाइफ है, राइट, रिप्लेसमेंट पीरियड, राइट। इनके बेसिस के ऊपर राइट, इस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड आपके बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दो टाइप्स के होते हैं, विच इज द परफेक्ट साइकिल एंड द इम्परफेक्ट साइकिल, राइट। सो परफेक्ट साइकिल वो साइकिल्स होते हैं जिनका रिप्लेसमेंट पीरियड कम होता है, क्या होता है, विच हैव लेस रिप्लेसमेंट पीरियड। जब हम लेस टाइम का मतलब बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है 1 घंटा 2 घंटा 1 महीना 1 साल, नो, इट यूजुअली मीन्स जिनका टाइम पीरियड 100 to 120 ईयर्स के बीच में होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड कम है, राइट। ऑन द अदर हैंड इम्परफेक्ट साइकिल्स वो साइकिल्स होते हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज। व्हाट इज हैपनिंग, राइट। तो जिनका टाइम पीरियड मोर होता है वो हो गया आपके इम्परफेक्ट साइकिल्स, राइट। नाउ इसको हम और डिटेल में कवर करेंगे किसी और लेक्चर में, बट अभी के लिए आप याद रखना कि ऐसा कोई भी साइकिल नहीं होता विच इज परफेक्टली परफेक्ट साइकिल, राइट। सो देयर इज नो साइकिल जिसको हम परफेक्टली परफेक्ट साइकिल में डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ एक तो आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेजर्वोयर, राइट। रेजर्वोयर का मतलब हो गया कि कहां पर टेक प्लेस कर रहा है साइकिल, राइट। साइकिल कहां टेक प्लेस करेगा, रेजर्वोयर के बेसिस पे साइकिल्स दो टाइप्स के होते हैं, विच इज द गैशियस साइकिल एंड द अदर इज सेडिमेंट्री साइकिल। आज क्लास में बच्चे मिले थे तो खुश थे, आए थे मिलने, खुश थे कि अच्छा हो गया पेपर। सो आई होप जो देख रहे हैं उनका ही पेपर अच्छा हुआ हो, राइट। सो रेजर्वोयर, गैशियस एंड सेडिमेंट्री साइकिल, राइट। अब देखो गैशियस साइकिल होगी जो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक है, जो एटमॉस्फेयर में टेक प्लेस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सेडिमेंट्री होगी लैंड बेस्ड, लैंड का मतलब हो गया लैंड बेस्ड या फिर जो रॉक्स में टेक प्लेस करते हैं, राइट। इसीलिए ऐसा कोई भी साइकिल नहीं है जो कंप्लीटली गैशियस है और जो कंप्लीटली सेडिमेंट्री है, लेकिन ऐसे दो साइकिल्स होते हैं जो मेजॉरिटी सेडिमेंट्री होते हैं, मेजॉरिटी, कंप्लीटली नो, मेजॉरिटी, राइट। सो वो कौन कौन से हैं, एक है फॉस्फोरस एंड द अदर इज सल्फर, राइट। अगर देखो यही आपको क्वेश्चन में दिया था, सो दिस इज, वी नो द आंसर इज दिस, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आपको पूछा जाता इन दोनों में से भी अगर एक पूछा जाता ना, तो याद रखना सल्फर से भी ज्यादा फॉस्फोरस होता है, विच इज मोस्टली सेडिमेंट्री, मोर सेडिमेंट्री देन सल्फर ऑल्सो, राइट। सो सेडिमेंट्री मोस्टली कौन से होते हैं, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अगर इन दोनों में भी कंपैरिजन हो तो फॉस्फोरस इज बिट मोर सेडिमेंट्री इन नेचर, याद रखिएगा, ठीक है। So let's get back to our question. So question क्या है जी, question है which of the following pair is a sedimentary, so we know it is phosphorus and sulfur, right. Oxygen, nitrogen, obviously not. Phosphorus, carbon dioxide, carbon cycle, obviously not completely sedimentary, and none of the above. So the answer is phosphorus and sulfur, right. Next question is, which non-conventional source of energy uses organic matter for power generation? देखो इसमें तो आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, जब भी हम लोग ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं ना, सो ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है बायोमास, क्लियर। सो द आंसर इज बायोमास, राइट। और जैसे अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग चल रहा है, राइट, एथेनॉल ब्लेंडिंग करना है हमको 20% बाय 2025, राइट। अब ये चीजें क्या है, दिस इज बायोमास ओनली, राइट। एंड बायोमास में क्या आ गया आपका, वेस्ट टू वेल्थ आ गया आपका, राइट। सो जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल की बात होगी दैट इज योर बायोमास। एंड सिंस वी आर मूविंग, अभी जैसे यूनियन बजट 23-24 में गोवर्धन स्कीम आई थी आपकी, राइट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, राइट। सो इसीलिए दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो वेरी नाइसली द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड दिस टाइम, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस थे, इजी था बट गुड, राइट। चलो नेक्स्ट आ गया,
Next is, what do the plants convert the nitrates and nitrites into after they fix the atmospheric nitrogen? ठीक है, सो इसका आंसर है आपका अमीनो एसिड्स. ठीक है, सो इसका आंसर आ गया एमिनो एसिड्स की प्लांट्स क्या कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स टू नाइट्राइट्स, राइट, आफ्टर दे आर फिक्स्ड इन द एटमॉस्फेरिक, after they have fixed the atmospheric nitrogen. अब इसको जरा समझ लेते हैं. Let me go back to notes. Right? अब देखो जो आपका नाइट्रोजन साइकिल है, one of the biogeochemical cycles or the nutrient cycle. अब नाइट्रोजन साइकिल की जरा बात करते हैं. सबसे पहले तो नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें ना, तो हमको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑलमोस्ट 78% है, राइट. लेकिन फिर भी इन द नेचुरल फॉर्म जिसमें ये पाया जाता है या फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, राइट. इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल में नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं. ठीक है, और हर एक स्टेप में कोई ना कोई चीज कन्वर्जन हो रहा होता है, बिकॉज नाइट्रोजन इन द एक्चुअल और द नेचुरल फॉर्म कैन नॉट बी कंज्यूम्ड और यूज्ड, राइट. सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले तो होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, सबसे पहला स्टेप, राइट, जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है टू अमोनिया. That is nitrogen fixation. So nitrogen to ammonia, that is nitrogen fixation, right? Second step में क्या होता है, ये जो एमोनिया है ना, अमोनिया का कन्वर्जन होता है टू नाइट्रेट्स, राइट. और ये जो अमोनिया है, इसी की ही बात हो रही है आपके क्वेश्चन में, राइट. सो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा अमोनिया. अब वहां पे अमीनो एसिड्स दिया है, सो एमिनो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो लेफ्ट ओवर एमिनो एसिड्स होते हैं उसी से ही अमोनिया बनता है, राइट. सो सेकंड स्टेप इज अमोनिया टू नाइट्रेट्स, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. दैट इज अमोनिया टू नाइट्रेट्स. अच्छा, एक और चीज में याद रखना, अमोनिया जो ऊपर बना है, राइट, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है तो बनते हैं नाइट्राइट्स. नाइट्राइट्स का जब फर्दर ऑक्सीडेशन होता है ना, तो नाइट्रेट्स बनते हैं. सो अमोनिया टू नाइट्राइट एंड नाइट्राइट टू नाइट्रेट, दैट इज अनदर, दैट इज द होल प्रोसेस अंडर नाइट्रिफिकेशन, राइट. अब नेक्स्ट आता है आपका एमोनिफिकेशन, दैट इज द थर्ड प्रोसेस. हाउएवर ये स्टेप बाय स्टेप तो नहीं है, क्योंकि इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन ही आ जाएगा इन मोस्ट केसेस, बट एमोनिफिकेशन भी देख लेते हैं. एमोनिफिकेशन, राइट. अब एमोनिफिकेशन क्या होता है, एमोनिफिकेशन होता है जो हमारा एक्सक्रीटा होता है ना, एनिमल वेस्ट हो गया, राइट, उसमें जो यूरिया कंटेंट होता है ना, जब उसका कन्वर्जन होता है टू अमोनिया, दैट इज कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन, राइट. और इसमें क्या आ गया आपका, एनिमल वेस्ट आ गया, एक्सक्रीटा, यूरिन, फेकल मैटर, उसका कन्वर्जन, दैट इज योर एमोनिफिकेशन. ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया लास्ट स्टेप में क्या बना, तो लास्ट स्टेप में आपका एमोनिया नहीं बना, लास्ट स्टेप में आपका नाइट्रेट और नाइट्राइट बना. क्यों बना नाइट्रेट, इसीलिए बना क्योंकि दिस इज डिफरेंट प्रोसेस, इसमें तो अमोनिया ही बन रहा है, राइट. सो जब आपका नाइट्रेट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजन में वापस, सो दैट इज कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, राइट. सो आंसर क्या बना हमारा, हमारा आंसर बनता है एमिनो एसिड्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वी डिड क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, 28 किया. अब हमको जाना है क्वेश्चन नंबर 31 पे. वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब वो पूछते हैं व्हाट लेवल ऑफ द फूड चेन आर कार्निवोरस, राइट. अब देखो उसमें पूछा है प्रोड्यूसर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, डीकंपोजर्स और ऑल ऑफ देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कार्निवोरस आर बेसिकली एपेक्स प्रीडेटर्स इन अ फूड चेन, राइट. अब देखो इसी में सॉल्व करते हैं.
प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स आर द वन जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। सो प्रोड्यूसर से तो आपका ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होता है, राइट, और प्रोड्यूसर्स कार्निवोरस तो हो नहीं सकते, सो प्रोड्यूसर्स इज आउट। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करने वाले आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर मोस्टली, विच आर योर, नॉट मोस्टली, विच आर योर हर्बीवोर्स। So they are actually the primary consumers, right? अब herbivores के ऊपर feed करने वाले are the apex predators, right? Apex predators या फिर carnivores, तो वो बन जाएंगे secondary consumers, right? So primary हो गया, the first to feed on the producers, they become the primary consumers. Primary consumers के ऊपर feed करने वाले बन गए secondary consumer or the second person to feed, right? So that is your secondary consumer. ठीक है जी, चले आगे। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ओके, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल? क्लास आई थिंक 4th 5th से पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं कि वो 3Rs क्या है। दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। दैट इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पहले ही रिसाइकल कर लेंगे तो फिर रीयूज कहाँ कर पाएंगे, राइट? सो पहले रीयूज करेंगे और फिर जब हो जाए, जब पूरा वेस्ट हो जाएगा, फिर उसको रिसाइकल करके वी कैन अगेन यूज इट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अप वी हैव क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच इज इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपिक्टेड बाय व्हाट? इज इट द पिरामिड ऑफ बायोमास, इज इट द पिरामिड ऑफ एनर्जी, इज इट द पिरामिड ऑफ नंबर, और इज इट द ट्रॉफिक लेवल? अब देखो सिंपल सी बात है। अब बाकी बात करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? इसमें नंबर लिया जाता है, काउंटिंग किया जाता है, राइट? सो नंबर है, नंबर की बात हो नहीं रही है तो बाहर। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल होता है जो आपके फूड चेन होते हैं उसमें जो फिजिकल पोजीशन होता है उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1, जैसे ये ऐसे फूड चेन है आपका, ये ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल 2 है, ट्रॉफिक लेवल 3, 4, तो ऑब्वियसली नॉट दिस, राइट? पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो यहां पे हम एनर्जी की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम इधर लिविंग मटेरियल की बात कर रहे हैं। दैट इज द टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल ओनली, दैट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, okay, that is the Montreal Protocol was signed to combat which of the following environmental issues, right? Is it the ozone depletion, sound pollution, greenhouse gas emission or the water pollution? देखो इसमें अगर confusion हुआ होगा किसी को तो वो हुआ होगा ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस गैस के बीच में, है ना? इन माय ओपिनियन इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, राइट? बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी। ओके, सो 1972 उसको हम वाटरशेड ईयर मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पहली बारी हमने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन या इन्वायरमेंट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने लिया था, राइट? और 1972 को हम जानते हैं एज स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ, स्टॉकहोम कन्वेंशन के साथ हम इसको जानते हैं। उसके बाद आपका 1985 में आता है द वियना कन्वेंशन, राइट? वियना कन्वेंशन जो है वो मार्च से सितंबर तक चली और मई में जो है 1985 में ही आपका अंटार्कटिका में ओजोन होल जो है वो मिला था, राइट? अब देखो ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि ओजोन, हमको पता है स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है वो हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, राइट? अब जब कभी भी वो जो प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है ना उसका थिनिंग हो जाए उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब छेद नहीं है, ओजोन होल का मतलब है थिनिंग ऑफ द ओजोन, राइट? O3 ओजोन, राइट? सो मई में ये हुआ जिसके चलते वियना कन्वेंशन 1985 में हम लोगों ने बात किया था रिगार्डिंग द ओजोन होल प्रोटेक्शन या ओजोन डिप्लीशन को ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए वियना कन्वेंशन आया था, राइट? अब वियना कन्वेंशन में ऑब्वियसली बात हुई कि भाई जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनको लिस्ट डाउन करो, पता होना चाहिए ओजोन होल हो क्यों रहा है, राइट? सो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को लिस्ट डाउन किया गया और फिर दिस वियना कन्वेंशन केम इनटू एक्शन इन 1988, right? But prior to the Vienna Convention in 1987 आता है the Montreal Protocol,
सो किसके साथ रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? रिगार्डिंग द ओजोन डिप्लीशन के साथ रिलेटेड है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, राइट। और इस प्रोटोकॉल में हम लोगों ने क्या बात किया? इस प्रोटोकॉल में हमने बात किया जितने भी ओडीएस हैं उनका यूजेज खत्म होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या आ गया, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए। मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि जिसके साथ भी क्लोरीन और ब्रोमीन लग जाए ना, वो हमेशा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होता है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ओजोन रिएक्ट करती है और ओजोन टूट जाती है, राइट। सो इसीलिए ओडीएस को लिस्ट डाउन किया गया, नंबर ऑफ इनेक्शर्स में डाला गया और फिर इनको इरेडिकेट करने के बारे में बात किया गया, ठीक है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद ओजोन डिप्लीशन, ठीक है जी। सो दिस इज डन। और अब देखो अगर हम जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये बड़े जरूरी थे, क्यों? क्योंकि ये वर्क करते हैं एज कूलेंट्स का काम करते हैं, ये आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होते हैं। तो ऑब्वियसली वी आल्सो नीडेड अ ऑल्टरनेटिव, जिसमें बात किया गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, प्राइमरीली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसको ऑल्टरनेट होना चाहिए उनका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। नॉट क्लोरो, नॉट ब्रोमो, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू हो गया, जिसके चलते 2016 में आता है किगाली अमेंडमेंट। कि गाली अमेंडमेंट बेसिकली अमेंडमेंट है, किसका अमेंडमेंट है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अमेंडमेंट है, क्योंकि यहां पे बात हुई कि जो आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो नहीं है, लेकिन हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, राइट। और किगाली अमेंडमेंट में इसी प्रोटोकॉल को अमेंड किया गया और बोला गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का ऑल्टरनेटिव होना चाहिए हाइड्रोफ्लोरोओलिफिन्स, राइट। और किगाली अमेंडमेंट 2021 में इंडिया ने रैटिफाई भी किया है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैंने आपको थोड़ा सा बता ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो नाउ यू नो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, right? It is related to what? It is related to your ozone depletion, ठीक है। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ओके, सो यहां पे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद आपका रीजनिंग जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ हो एंड आंसर की आ चुकी है। और प्लीज अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट कि कितना कट ऑफ जाएगा और व्हाट विल बी द सेफ स्कोर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइज सून, बाय।